नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की नई तिथि जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। आईक्यूब डिजिटल एवं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी स्थित परीक्षा केंद्रों पर 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा की प्रथम पाली तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थगित प्रथम पाली की परीक्षा अब 19 जनवरी 2026 को द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जेएसएससी ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे संशोधित तिथि एवं समय के अनुसार परीक्षा में शामिल हों और आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। पलामू में हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ पर जगतपुरवा मोड़ के समीप तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान मुरुबार लेस्लीगंज थाना निवासी अफजाल अंसारी 20 वर्षीय और रंका निवासी परवेज आलम 19 वर्षीय के रूप में हुई है। परवेज आलम मुरुबार अपने रिश्तेदार में घर आया था। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक ट्रक के मैकेनिक हैं और किसी कार्य से पड़वा मोड़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पिचिंग के लिए सामग्री लेकर जा रही एक हाईवा ने जगतपुरवा मोड़ के पास बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर 2 हेलमेट पड़े मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एमएमसीएच रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलते ही लेस्लीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा मोटरसाइकिल दोनों को जब्त कर थाना ले आई। जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी एफआरओ मुख्य परीक्षा की तिथि की जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना जारी कर दी है। एफआरओ परीक्षा 22 जनवरी 2026 एवं 24 जनवरी 2026 को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। 22 जनवरी 2026 को प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली में दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 24 जनवरी 2026 को प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक वैकल्पिक विषय पत्र 1 एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक वैकल्पिक विषय पत्र 2 की परीक्षा ली जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड करें। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक एवं आइरिस जांच की व्यवस्था की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। जेपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, 4 पासपोर्ट साइज फोटो एवं वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी समय रहते आयोग से संपर्क कर सकते हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा से संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्कूटी और ऑटो की भिड़ंत, स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल, बारीपदा रेफर। जमशेदपुर जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास एनएच 18 पर शनिवार को स्कूटी और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में केवला गांव निवासी स्कूटी सवार 55 वर्षीय अरुण पैड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पेशे से ठेकेदार अरुण पैड़ा दोपहर में घर पर खाना खाने के बाद अपनी साइट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एनएच पर उनकी स्कूटी और ऑटो रिक्शा में सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल बहरागोड़ा सीएचसी में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने घायल के परिजन को भी हादसे की सूचना दी। सीएचसी के डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि अरुण पैड़ा के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर जारी की आवश्यक सूचना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा त्रिवर्षीय स्नातक बैचलर्स डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने को लेकर एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर 300 रुपये शुल्क के साथ अपने संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2026 तक जमा करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महाविद्यालय स्तर पर प्रपत्रों की जांच के उपरांत एकीकृत सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में दिनांक 22 जनवरी 2026 तक जमा कराना अनिवार्य होगा ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयों से इस सूचना को अति आवश्यक समझते हुए निर्धारित तिथियों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड जारी, 3 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है। जैक ने माध्यमिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड किया गया है। हालांकि छात्र स्वयं प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल संबंधित स्कूलों या कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को दी गई है। जैक की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त करें। जैक ने शिक्षण संस्थानों को समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों तक पहुंचाने को कहा है ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैक 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षा 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच प्रैक्टिकल और वाइवा लिया जाएगा। प्रधानाचार्य को जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड एडमिट कार्ड सेकेंडरी एग्जाम 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कक्षा 10वीं परीक्षा पोर्टल का चयन कर लॉगिन विवरण भरना होगा। स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालकर छात्रों में वितरित किया जाएगा। जैक की इस घोषणा के बाद राज्य भर के लाखों छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। काउंसिल ने छात्रों से अपील की है कि वे समय पर एडमिट कार्ड प्राप्त कर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। धनबाद में ब्रेक फेल होने से नाले में गिरी कार, बाल बचे लोग। धनबाद के झरिया में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यहां के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर नुनुडी 7 नंबर के समीप एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोग बाल बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार जामाडोबा पेट्रोल पंप की ओर से पटिया बस्ती की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक अन्य गाड़ी को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को दाहिनी ओर मोड़ा, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की तत्परता से कार में सवार तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पास के थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। शनिवार की सुबह हाइड्रा मशीन की मदद से नाले में गिरी कार को बाहर निकाला गया। चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर मार डाला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रांची जिले में मोटर चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के चाइया गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। तुलसी नायक के 18 वर्षीय बेटे विकी नायक को ग्रामीणों ने सिंचाई मशीन चोरी के संदेह में बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी जब पुलिस के पास पहुंची तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने विकी नायक और उसके साथी विवेक मुंडा को पकड़ लिया और गांव की बैठक में ले जाकर मशीन चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। विकी ने आरोप कबूलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लात, घूंसे और डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल विक्की को परिजनों ने बुढ़मू CHC
एमरजेंसी ले गए, जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बुढ़मू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रिम्स के लिए पोस्टमार्टम भेज दिया। बताया जाता है कि लगभग 8 दिन पहले पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि कामेश्वर यादव और विष्णु यादव के कुएं से पानी मशीन चोरी हो गई थी। चोरों ने 4 दिन बाद कामेश्वर की मशीन को उनके कुएं के पास वापस रख दिया था, लेकिन विष्णु यादव की मशीन अब तक नहीं मिली। आश्चर्यजनक रूप से दोनों ने इस चोरी की कोई सूचना थाने को नहीं दी थी। ग्रामीणों ने खुद ही छानबीन शुरू की और विक्की पर शक जताया। मृतक विक्की की मां भुटकी देवी ने बताया कि गुरुवार रात को कामेश्वर यादव उर्फ सरपंच उनके घर आया और विक्की पर पानी मशीन चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की बैठक में इसे कबूल करना होगा। अगली सुबह विक्की शौच के लिए तालाब की ओर गया, जहां से 2 लोगों ने बाइक पर बैठाकर उसे बैठक में ले गए। वहां आरोप कबूलने का दबाव बनाया गया। जब विक्की कबूलने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। इरफान अंसारी ने कहा, मधुपुर का माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर में बढ़ते राजनीतिक तनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग जानबूझकर मधुपुर के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि मधुपुर की पहचान आपसी भाईचारे, प्रेम और सांप्रदायिक सद्भाव से रही है और यहाँ नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मधुपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा शांति की रही है। यहाँ के लोग वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हाल की घटना को बेवजह तूल देकर भाजपा माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। 2 भाइयों के बीच यदि कोई मतभेद होता भी है तो उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसी तीसरे पक्ष का आकर आग लगाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि मधुपुर और लालगढ़ की जनता शांति पसंद है और किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आएगी। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, भड़काऊ बयान देने वालों की पहचान की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी धार्मिक स्थल पर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि मधुपुर का माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और प्रशासन को पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। धनबाद में बाइक रेसिंग के दौरान भीषण हादसा, 8 युवक घायल, 4 की हालत नाजुक। धनबाद शहर के पौष इलाके लुबी सर्कुलर रोड एलसी रोड पर शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार का जुनून भारी पड़ गया। बाइक रेसिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में कुल 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी युवक आपस में दोस्त थे। सभी सिटी सेंटर चौपाटी से नाश्ता करने के बाद रणधीर वर्मा चौक की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान 4-5 बाइक सवार युवक एलसी रोड पर आपस में रेस लगाने लगे। तभी बीएसएस कॉलेज के समीप अचानक 2 बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। उन्हें बचाने के चक्कर में पीछे से आ रही तीसरी बाइक भी हादसे का शिकार हो गई। घायल युवकों की पहचान हीरापुर झरनापाड़ा के छोटू यादव, पप्पू यादव, सोनू यादव, पुलिस लाइन क्षेत्र के लव कुमार रवानी, राजा तिवारी, शिवशंकर साव धैया, नीरज कुमार बेकर बांध के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एसएनएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल सोनू यादव, पप्पू यादव, छोटू यादव और सौरभ यादव को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल से एक रेसर बाइक समेत 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। स्वास्थ्य योजनाओं को मिली रफ्तार, बीमा व अस्पताल विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृति। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें से 25 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम के भुगतान पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष 25 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड और अन्य मदों में उपयोग किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से अस्पतालों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। इधर धनबाद सदर अस्पताल के विकास को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल के उन्नयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के उन्नयन से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार
विस्तार की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गुमला जिले के पालकोट में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 2,70,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। ये राशि राज्य योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 2,81,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं के पूरे होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। असम चुनाव की रणनीति तेज, कांग्रेस ने बंधु तिर्की को सौंपी सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन स्तर पर रणनीतिक तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को असम चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सिलसिले में बंधु तिर्की इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ असम चुनाव को लेकर विस्तृत बैठक हुई। बंधु तिर्की ने बताया कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। असम की हर विधानसभा सीट की सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में केसी वेणुगोपाल ने चुनावी दृष्टि से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर अमल करते हुए कांग्रेस असम में नई ऊर्जा के साथ जनता को गोलबंद करने की दिशा में काम करेगी। खासतौर पर टी ट्राइब से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी, जिसमें उन्हें एसटी का दर्जा और जमीन का पट्टा दिलाने जैसे सवाल शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस असम के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। दिल्ली प्रवास के दौरान बंधु तिर्की ने पश्चिम बंगाल के सीनियर ऑब्जर्वर प्रकाश जोशी, असम पीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मुलाकात की। इन सभी नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में झारखंड बंद, खूंटी, चाईबासा समेत कई इलाकों में सड़कों पर उतरे लोग। ज्यादातर जगह स्थिति सामान्य। आदिवासी नेता सह पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों के आज झारखंड बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। हालांकि खूंटी में इसका असर ज्यादा दिख रहा है। सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह सड़कों पर टायर जलाकर बंद की नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सोमा मुंडा के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। खूंटी जिला से गुजरने वाले मुख्य मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कई जगह लंबी दूरी की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। खूंटी शहर में बंद का असर दिख रहा है। शहर के सभी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं। एनएच पर हुटार चौक के पास लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला के सभी चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारी घूम घूम कर बंद करा रहे हैं। इस क्षेत्र के पेट्रोल पंप भी बंद है। रांची जमशेदपुर एनएच 33 पर बुंडू में भी बंद का असर दिख रहा है। रांची से कर्रा, रांची से खूंटी, रांची से चुकरू मोड़, खूंटी से चाईबासा और सिमडेगा की तरह जाने वाले रास्तों पर परिचालन प्रभावित हुआ है। रांची के ग्रामीण इलाके में बंद को लेकर सुबह से ही संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। रांची के चिरौंधी, चान्हो, रातू, खलारी, तुपुदाना, कांके और पिठौरिया में सड़क जाम और आगजनी कर कई जगह बंद को सफल बनाने की कोशिश की गई। कई जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। रांची के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क से हटाने का प्रयास जारी है। कई इलाकों में आवागमन आंशिक रूप से ठप है। वहीं बंद समर्थकों ने शहर में घुसकर अल्बर्ट एक्का चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। इधर बंद को देखते हुए रांची, खूंटी समेत कई जिलों में शुक्रवार को एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। बंद समर्थक आदिवासी संगठनों ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सोमा मुंडा की हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं, बल्कि जमीन, जंगल और जल की रक्षा के लिए उठने वाली संघर्षपूर्ण आवाज को कुचलने की सुनियोजित साजिश है। संगठनों ने इसे आदिवासी अधिकारों पर हमला करार दिया है। झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 षष्ठ में नामांकन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड आश्रम एवं एकलव्य विद्यालय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो NESTS के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित होगी। प्रमंडलीय जय निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची द्वारा परीक्षा संचालन और अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नामांकित छात्रों को सरकार की ओर से आवास, भोजन, पठन पाठन सामग्री, चिकित्सा सुविधा और अन्य सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कुल 8 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 में 50 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या
संख्या बराबर होगी। पंजीयन प्रपत्र जिला कल्याण कार्यालय, समेकित जनजातीय विकास कार्यालय और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 10 फरवरी 2026 पंजीयन पत्र जमा करने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। परीक्षा में चयनित छात्रों के लिए सरकार की तरफ से काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी आयोजित की जाएगी। धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जीतपुर पेटिया बस्ती में स्थिति तनावपूर्ण। धनबाद शहर के भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया के समीप स्थित पेटिया बस्ती में नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जोरदार विरोध करने लगे, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी रैयती और आबादी वाली जमीन पर जबरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी न तो उन्हें पूर्व सूचना दी गई, न ही उनकी सहमति ली गई। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इधर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए महिला पुलिस द्वारा रस्सी लगाकर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके कारण महिला पुलिस कर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। मौके पर पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद, सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार, सीसीआर डीएसपी, जोरापुरखा सर्कल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सत्यम सहित कई थानों की पुलिस की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने और वार्ता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि यदि जबरन निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की भी व्यवस्था कर दी है। समाचार लिखे जाने तक मौके पर तनाव बना हुआ था और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कैरव गांधी केस, 96 घंटे बीते, सीसीटीवी ने दिखी संदिग्ध स्कॉर्पियो, अपहरण की आशंका पर जांच। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित सबसे पॉश इलाके सीएच एरिया निवासी उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के लापता हुए 4 दिन यानी 96 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। समय बीतने के साथ ही पुलिस की जांच का फोकस अब स्पष्ट रूप से अपहरण की आशंका की ओर बढ़ गया है। शुरुआती जांच और सामने आए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को उनके अपहरण की आशंका है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार जिस स्कॉर्पियो वाहन से कैरव को ले जाए जाने की बात सामने आ रही है, वो अब तक बरामद नहीं हो सका है। वाहन पर पुलिस का स्टिकर लगा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर स्थिति अब भी अस्पष्ट बनी हुई है। कैरव की तलाश और संभावित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। कैरव की तलाश में पुलिस ने उनके घर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की है। जांच के बाद 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में अपहरणकर्ताओं के किसी स्थानीय संपर्क की भी पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि कथित स्कॉर्पियो वाहन शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे चांडिल के पाटा टोल प्लाजा से गुजरा था। इसके बाद रिवर व्यू होटल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वही स्कॉर्पियो बिना पुलिस स्टिकर के दिखाई दी। पाटा टोल प्लाजा और रिवर व्यू होटल के बीच की दूरी महज 2 किलोमीटर है, जिसे वाहन ने करीब 22 मिनट में तय किया। पुलिस को आशंका है कि इसी दौरान वाहन से पुलिस स्टिकर हटा दिया गया। पुलिस सूत्रों का मानना है कि इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने रास्ता बदलते हुए पुरुलिया रोड पकड़ा और संभवतः कैरव को किसी अन्य वाहन में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि स्कॉर्पियो पुरुलिया की ओर आगे बढ़ गई। पुरुलिया में मिले सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो में केवल चालक के मौजूद होने की पुष्टि हुई है। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों ने की रेलवे लोडिंग पूरी तरह ठप। पाकुड़ जिले में पत्थर कारोबारी ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों ने शुक्रवार को रेलवे में पत्थर की लोडिंग पूरी तरह ठप कर दी। एसोसिएशन का कहना है कि रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले पाकुड़ जिले की लगातार हो रही अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने हाल ही में पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया था कि अभी पाकुड़ के यात्रियों को पर्याप्त ट्रेन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो पत्थर की लोडिंग बाधित की जाएगी। शुक्रवार को ये चेतावनी प्रभावी हो गई। व्यवसायी
व्यवसायियों की मांग है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जाए। साथ ही पाकुड़ मार्ग से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने के अलावा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की भी मांग की गई है। पत्थर व्यवसायियों द्वारा रेलवे लोडिंग बंद किए जाने से रेलवे को प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है, जबकि राज्य सरकार को भी प्रतिदिन करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस आंदोलन से हजारों मजदूरों के प्रभावित होने की आशंका है। शुक्रवार को पाकुड़ जिले के अपर साइडिंग, लोअर साइडिंग, बहीरग्राम और तिलभिट्टा रेलवे साइडिंग में कई रेलवे रैक खाली देखे गए। पत्थर व्यवसायी गोपी बत्रा ने बताया कि वे रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पटना और दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और कई लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। झारखंड में वित्त वर्ष 25-26 में मनरेगा के तहत काम की मांग में उतार चढ़ाव, अप्रैल-मई में डिमांड हाइक पर। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में काम की मांग के आंकड़े सामने आए हैं। सरकारी MIS की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष की शुरुआत में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग सबसे अधिक रही, जबकि मानसून और शीतकालीन महीनों में इसमें गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई 2025 में राज्य भर में मनरेगा के तहत काम की मांग सबसे अधिक रही। मई महीने में ये आंकड़ा 13 लाख से अधिक रहा। इसके बाद जून-जुलाई से वर्क डिमांड में लगातार गिरावट देखने को मिली, जो अगस्त और सितंबर में और कम हो गई। हालांकि नवंबर और दिसंबर में मांग में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि जनवरी में एक बार फिर वर्क डिमांड में गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्क डिमांड में कमी और वृद्धि कृषि कार्य, मानसून की स्थिति और स्थानीय स्तर पर अन्य रोजगार के अवसरों पर निर्भर करता है। खेती और बारिश के मौसम में ग्रामीण श्रमिकों की निर्भरता मनरेगा से कुछ हद तक कम हो जाती है, जबकि कृषि सीजन से पहले और बाद में मांग बढ़ जाती है। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, रांची और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में लगातार अधिक वर्क डिमांड दर्ज की गई। वहीं लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा जैसे जिलों में तुलनात्मक रूप से कम मांग देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि ज्यादा आबादी और ग्रामीण निर्भरता वाले जिलों में मनरेगा आज भी रोजगार का अहम सहारा बना हुआ है। ग्रामीण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिन महीनों में मनरेगा के तहत काम की मांग अधिक रहती है, उन महीनों में पंचायत स्तर पर योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाए। इससे श्रमिकों को समय पर रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति से भी बचा जा सकेगा। रामगढ़ में करोड़ों की साइबर ठगी और कारोबारी की हत्या का आरोपी संतू कुमार गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी और हत्या के आरोपी संतू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार और झारखंड में साइबर ठगी के बादशाह के रूप में कुख्यात संतू को पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी। उस पर न केवल करोड़ों की धोखाधड़ी, बल्कि महाराष्ट्र के एक बड़े कारोबारी की हत्या का भी आरोप है। रामगढ़ SP अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हाई प्रोफाइल अपराधी शहर में छिपा हुआ है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए SP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और घेराबंदी कर संतू को धर दबोचा। संतू मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला था, लेकिन गिरफ्तारी के समय वो अपनी पहचान छिपाकर रामगढ़ में रह रहा था। जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। संतू कुमार महाराष्ट्र के रतनदीप कास्टिंग के मालिक लक्ष्मण शिंदे की हत्या का मुख्य आरोपी है। पुलिस के अनुसार संतू ने लक्ष्मण शिंदे को व्यापारिक सौदे का झांसा देकर पटना बुलाया था। वहां उसने कारोबारी से 8 लाख रुपए ठग लिए थे। जब संतू ने शिंदे से उनके बैंक खातों के पासवर्ड मांगे और उन्होंने इनकार कर दिया, तो आरोपी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नालंदा जिले के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन मास्टरमाइंड संतू लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।